हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और मैं पर डे वीडियोस अपलोड नहीं कर सकूंगा गाइस, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए बिकॉज मेरे अदर वर्क्स भी हैं। तो जब मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ तो मैंने खुद से बस यही कहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 14। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लोई को जो लक्स आती है लूसीफर को ढूंढते हुए, और तभी लूसीफर उसके पीछे आता है और उसे देखकर क्लोई कहती है क्या हुआ है तुम्हें। तो लूसीफर कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो क्लोई कहती है कि ये तुम्हारे पीठ पर क्या है लूसीफर। तो लूसीफर कहता है तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ डिटेक्टिव। तो क्लोई कहती है ये तुम्हें क्या हो रहा है। तो लूसीफर कहता है मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और फिर वो अपने पूरे विंग्स खोल देता है, जिन्हें देखकर क्लोई बिल्कुल डर जाती है और वहाँ की रेलिंग से नीचे गिरने लगती है। फिर लूसीफर भी उसके पीछे जाता है उसे बचाने के लिए और कहता है डिटेक्टिव मेरा हाथ पकड़ लो, और क्लोई भी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तभी लूसीफर के विंग्स लूसीफर को बचाने के लिए वहीं रुक जाते हैं और क्लोई वहां से गिर जाती है और लूसीफर बस बेचारा देखता ही रह जाता है। पर तभी हमें पता चलता है कि ये सब बस एक सपना होता है जो लूसीफर लिंडा को बता रहा होता है। तो लिंडा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे विंग से बहुत प्रॉब्लम है। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हें भी ये प्रॉब्लम होती है अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे पीठ पर 2 विंग्स चिपका दिए होते। फिर हम एक लड़की की डेड बॉडी देखते हैं और डैन बताता है क्लोई और लूसीफर को कि इस लड़की का नाम कैथलीन है और ये नॉवेल्स लिखा करती थी और एक बड़े से टाइपराइटर से इसके सर पर हमला हुआ है। फिर क्लोई पूछती है डैन से कि ये डेड बॉडी सबसे पहले किसे मिली थी। तो डैन बताता है कि कैथलीन के एडिटर को जिसका नाम विंसेंट है। फिर क्लोई विंसेंट से पूछताछ करने के लिए जाती है और विंसेंट बताता है कि हर सुबह कैथलीन के घर पर मैं ही जाया करता था उसके नोट्स लेने के लिए। तो क्लोई पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है। तो विंसेंट बताता है कि उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, उसके लाखों दीवाने थे। उसकी बुक का क्लाइमेक्स हर कोई जानना चाहता था, पर उसकी बुक सिर्फ मैंने ही पढ़ी थी और आखिरी में कुछ रोबोटिक वॉर्स दिखाए जाने वाले थे। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिंडा और एमेनिडल को जो डेट पे होते हैं, वो भी लिंडा के ऑफिस में, और वो दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि फिलहाल हमें ये रिलेशन मेस से छुपा के रखना होगा। इधर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर को एक आईडी के बारे में बताती है जिस आईडी से कैथलीन को धमकी भरे ईमेल्स भेजे गए थे, और ये आईडी होता है एक एशली नाम की लड़की का। फिर हम देखते हैं एमेनिडल को जो मेस से मिलने के लिए जाता है और वहाँ होती है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी से एमेनिडल कहता है कि क्या मेस घर पर है। तो ट्रिक्सी कहती है नहीं वो यहाँ नहीं है। तो एमेनिडल कहता है कि क्या तुम उसे बता दोगी कि मैं यहाँ आया था। तो ट्रिक्सी कहती है हाँ मैं उसे बता दूंगी, और एमेनिडल वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेज को जो घर पर ही होती है, और ट्रिक्सी मेज से कहती है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, वो बहुत अच्छे हैं। तो मेज कहती है कि अगर वो अच्छा होता तो मुझसे झूठ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पूछताछ करने के लिए एक आइसक्रीम फैक्ट्री में जाती है क्योंकि एशली वहीं काम कर रही होती है। तभी एक लड़की क्लोई को देखकर वहां से भागना शुरू कर देती है और क्लोई भी अपना गन निकालकर उसका पीछा करती है। तभी वो लड़की रुक जाती है और अपना हाथ ऊपर करके पीछे मुड़ती है और कहती है प्लीज मेरी मॉम को मत बताना, मैंने बस एक ही जॉइंट मारा था। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो उस लड़की से कहता है क्लेयर ये सब क्या हो रहा है। तो क्लोई कहती है उस लड़की से कि तुम्हारा नाम क्लेयर है, तो फिर एशली कौन है। तो बंदा कहता है एशली मैं हूँ, और फिर हमें पता चलता है कि एशली कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। फिर हम देखते हैं कि एशली से पूछताछ चल रही होती है और एशली बताता है कि हाँ मैंने ही उसे धमकी भरे ईमेल्स भेजे थे, पर बाद में उनसे माफ़ी भी मांगी थी और मैंने उन्हें लेटर भी लिखा था, और फिर उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया था और क्लाइमेक्स लिखने के लिए मेरी मदद भी मांगी थी। तो क्लोई कहती है कि ऐसा क्या था उस किताब में कि उसे क्लाइमेक्स समझ नहीं आ रहा था। तो एशली कहता है आपको सच में नहीं पता, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो सभी को बता रही होती है कि एक्चुअली में कैथलीन ने अपने ही कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के बारे में अपनी किताबों में लिखा है, यानी कि उसकी बुक में जितने भी स्टोरीज हैं वो उसके ही फ्रेंड्स और कलीग्स की स्टोरीज हैं। तो शार्लेट कहती है कि फिर तो इस किताब में जितने भी लोगों के बारे में लिखा हुआ है उनमें से कोई भी कैथलीन को मारना चाहेगा इस डर से कि कहीं वो उसके राज इस किताब के जरिए खोल ना दे। फिर क्लोई कुछ स्टूडेंट्स की फोटो दिखाती है और कहती है कि यही लोग इस केस में सस्पेक्ट्स हैं। फिर क्लोई कहती है कि एक रीयूनियन होने वाला है इस कॉलेज में, और इसी रीयूनियन के दिन कैथलीन अपनी बुक को पब्लिश करने वाली थी। तो बस अब हमें वहां जाकर पता लगाना है कि कैथलीन को किसने मारा। तो क्या किसी के पास अंदर जाने का प्लान है। फिर एला कहती है कि मैंने एक बंदे के बारे में पता लगाया है जिसका नाम है टॉड,
और ये उसी कॉलेज का स्टूडेंट है, पर करीब 6-7 साल से इसे किसी ने भी वहाँ नहीं देखा है। पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये इस बार रियूनियन में जाने वाला है। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि तुम टॉड की जगह टॉड बनकर जाना, और क्लोई शार्लेट से कहती है कि क्या हमारे पास कोई लीगली ऐसा रास्ता है जिससे कि टॉड उस रियूनियन में ना जा पाए। तो शार्लेट कहती है हाँ, एक रास्ता तो है, अगर कोई बाउंटी हंटर उसे उठा ले फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि तुम मेज को कॉल करो। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो उस रियूनियन में गए होते हैं, और इधर हम देखते हैं मेज को जो लिंडा के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। तो लिंडा कहती है हाँ, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। तो मेज कहती है कि फिर तो मेरे पास एक डेट है तुम्हारे लिए और तुम्हें आना ही होगा, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लिंडा को जो उस डेट के लिए आई होती है, और वहीं पर एमेनेडिल भी होता है। फिर लिंडा और एमेनेडिल बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मेज आ जाती है, वो भी टॉड के साथ, और लिंडा से कहती है कि आज रात यही तुम्हारा डेट है। और हम देखते हैं टॉड को जो लिंडा को फ्लावर्स गिफ्ट करता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रहा होता है, और इधर क्लोई भी पूछताछ कर रही होती है, पर वहाँ सभी बस कैथलीन की बुराई ही कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक मैक्स नाम के बंदे को जो क्लोई के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, और तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और उसे अपने दिल की बात बताती है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो मैक्स से थ्रीसम की बातें करने लगती है, और ये सब सुनकर मैक्स की गर्लफ्रेंड मैक्स को एक जोर का थप्पड़ मारती है, और तभी वहाँ लूसीफर भी आता है। फिर हम देखते हैं कि इधर सबका झगड़ा चल रहा होता है, तभी लूसीफर जोर से चिल्ला कर कहता है कि इनमें से कोई भी कातिल नहीं है डिटेक्टिव, क्योंकि मर्डर वाली रात ये सब मिलकर पार्टी कर रहे थे। तभी मैक्स कहता है लूसीफर से कि I'm सॉरी टॉड, मैंने तुम्हें पार्टी में इन्वाइट नहीं किया था, मुझे पता नहीं था कि तुम अब इतने ज्यादा कूल दिखने लगे हो, और वैसे भी तुम उस रात कैथलीन के साथ ही थे। तो क्लोई कहती है क्या 2 रात पहले टॉड कैथलीन के साथ था? तो मैक्स कहता है हाँ, ईमेल में तो इसने मुझे यही बताया था। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई को बताता है कि मेज टॉड को लेकर किसी रेस्टोरेंट में गई हुई है। इधर हम देखते हैं मेज को जो काफी ज्यादा क्लोज होने लगती है एमेनेडिल से, और ये सब कुछ देखकर लिंडा को अच्छा नहीं लगता, और वो कहती है कि ये एक होटल है और तुम्हें ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए। तो मेज कहती है किससे फर्क पड़ने वाला है? तो लिंडा कहती है मुझे फर्क पड़ता है। तो मेज कहती है कि क्या तुम्हें इससे भी फर्क पड़ता है? तो एमेनेडिल कहता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेज। तभी लिंडा सब समझ जाती है, और वो कहती है कि ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इसे सब पता है, इसे हमारे रिलेशन के बारे में पता है, और इसीलिए अब ये हमें टॉर्चर कर रही है। और फिर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है, और मेज वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी वहाँ लूसीफर और क्लोई पहुँच जाते हैं जो टॉड को पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि टॉड से पूछताछ चल रही होती है, और टॉड बताता है कि मुझे पता नहीं था कि उसकी डेथ हो चुकी है। हाँ, मैं उस रात उससे मिलने के लिए गया था क्योंकि उसी ने मुझे इनवाइट किया था ये बताने के लिए कि वो मुझे अपनी कहानी का हीरो बनाने वाली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, पर ऐसा होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो क्लोई पूछती है कि आखिर उसके क्लाइमेक्स में था क्या? तो टॉड बताता है कि उसके क्लाइमेक्स में सब कुछ ठीक हो जाता, सभी अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते, यानी कि एक अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग। तभी क्लोई को शक होता है, और वो लूसीफर से कहती है कि विंसेंट ने तो हमें कोई और ही स्टोरी सुनाई थी, वो रोबोट वाली। तभी क्लोई विंसेंट को कॉल करती है और उसे एशली के बारे में बताती है कि हमें उसी पर शक है, और उसका एड्रेस भी विंसेंट को बता देती है। तभी विंसेंट उसी फैक्ट्री में जाता है एशली को मारने के इरादे से, पर वहाँ उसे लूसीफर मिलता है, और विंसेंट कहता है लूसीफर से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है विंसेंट से कि तुम्ही ने कैथलीन को मारा है ना। तो विंसेंट कहता है हाँ, मैंने ही उसे मारा है क्योंकि वो अपनी एंडिंग यानी क्लाइमेक्स बदलने के लिए तैयार नहीं थी। एशली ने उसके लिए बहुत ही अच्छी एंडिंग लिखी थी, पर वो अपनी ही क्लाइमेक्स को प्रिंट करवाना चाहते थे, जो बहुत ही भद्दा और बोरिंग था, और मुझे पसंद नहीं आया, और इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तभी वहाँ क्लोई आती है और विंसेंट से कहती है कि अब तुम यहाँ पर एशली को मारने आए हो, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तुम उसकी एंडिंग नहीं चुरा सकते, और जब उसे मार दोगे तो उसकी एंडिंग चुरा कर तुम पैसे बनाना चाहते हो। तो विंसेंट कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी लूसीफर कहता है कि वो आखिरी किताब कहाँ है। तो विंसेंट कहता है कि मुझे उसकी एंडिंग पसंद नहीं आई, तो मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया। और ये सब सुनकर लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है, और वो विंसेंट की कॉलर पकड़ता है उसे मारने के लिए। तभी क्लोई बीच में आकर उसे रोक देती है और विंसेंट को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं लिंडा को जो एमेनेडिल से कहती है कि मेज जैसी भी है वो अपनी जगह सही है, गलती तो हमारी ही है, हमें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमें अपने रिलेशन के बारे में उससे सही सही बता देना चाहिए था। और फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो मिलकर डांस कर रहे होते हैं, और क्लोई बातों ही बातों में कहती है कि आज मैंने इस केस से एक बात सीखी, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है, और इसीलिए हमें अपने आज को अच्छे से जीना चाहिए। फिर क्लोई की बातें सुनकर लूसीफर मुस्कुराता है, और तभी उसे कुछ चमकता है, तो वो क्लोई से कहता है कि डिटेक्टिव तुम जीनियस हो, बीते हुए कल को तुम नहीं ला सकती पर मैं ला सकता हूँ। एक्चुअली वो केन के बारे में बात कर रहा होता है। लूसीफर सोच रहा होता है
कि जिस वजह से केन को इमोर्टल होने का श्राप मिला है, अगर वो वजह ही ना रहे तो केन मर सकता है। और ये एपिसोड क्लोई की स्माइल के साथ खत्म हो जाता है गाइज। और यार आप लोग वीडियो लाइक वाइक नहीं करते हो यार, बताओ ऐसे कैसे चलेगा। इतनी मेहनत करता हूँ आप सबको एंटरटेन करने के लिए। अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा भी पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना गाइज। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।